नमस्कार। आपकी बात करने, आपके हक की आवाज को उठाने का न्यूज वन इंडिया पर हमारा यह अभियान लगातार जारी है। मैं हूं आपके साथ कंचन जैसवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का एक खास शो कंचन का अभियान। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश का नक्शा है और एक तिलक बनता जा रहा है इस नक्शे पर, और नक्शे के चारों तरफ यूपी की 4 प्रमुख पार्टियों के चुनावी चिन्ह हैं, बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस। दरअसल ये सब हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व है। वो अलग बात है कि कांग्रेस को छोड़ किसी भी पार्टी से कोई ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री नहीं बना है। पिछले कई विधानसभा चुनाव को देख लें, जिस पार्टी ने ब्राह्मणों को तवज्जो दिया है उसकी जीत तो तय मानी गई है। 2007 में बसपा, 2012 में सपा और फिर 2017 में भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कांग्रेस का क्या? जो ब्राह्मण एक समय कांग्रेस के साथ था वो अब दूसरी पार्टियों में है। नतीजन कांग्रेस का हाल उत्तर प्रदेश में देखने लायक भी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस फिर से ब्राह्मणों को खुश करने की कोशिश में जुटी हुई है और इसीलिए कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद ने ब्राह्मणों को लेकर पासा फेंका है और पंजाब की तर्ज पर गरीब ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाने की भी मांग की गई है। अब जितिन प्रसाद की मांग से गरीब ब्राह्मणों का कल्याण हो न हो, लेकिन कांग्रेस अपना कल्याण देख रही है और इसीलिए हम ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का तिलक। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण क्यों खास है? क्यों ब्राह्मणों को कोई नाराज नहीं करना चाहता है? यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भ्रमण करेंगे तो ब्राह्मणों की अहमियत समझ आएगी। भले ही ब्राह्मण राजा ना बने, लेकिन राजा बनाने में इनका अहम किरदार होता है। आखिरकार एकाएक कांग्रेस के दिग्गज नेता जितिन प्रसाद को क्या हुआ जो उन्होंने यूपी के ब्राह्मणों के लिए इतनी बड़ी मांग कर ली? दरअसल जितिन प्रसाद ये बखूबी जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में फिर से कांग्रेस को खड़ा करना है तो ब्राह्मणों को अपने पाले में लाना होगा, क्योंकि दलितों पर मायावती हक जमाती है। समाजवादी पार्टी यादवों, मुस्लिमों और पिछड़ी जाति का झंडा बुलंद करती है, तो बीजेपी सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश करती रहती है। अब कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस को यह पता है ब्राह्मण उनके साथ रह चुका है, तो ब्राह्मणों पर फिर से कांग्रेस की नजर टिकी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि 2022 विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण किसके तिलक लगाएंगे और किसे आशीर्वाद देंगे? रिपोर्ट देखिए, फिर आज कंचन का अभियान में इसी मुद्दे पर होगी अहम चर्चा। कांग्रेस को फिर सताने लगी ब्राह्मणों की याद। सीएम योगी से जितिन प्रसाद की फरियाद। क्या ब्राह्मण बनाएंगे कांग्रेस की बिगड़ी तकदीर? 2022 विधानसभा चुनाव की बनने लगी तस्वीर। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश की राजनीति 4 पार्टियों की इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। बीजेपी सत्ता पर विराजमान है तो एसपी, बीएसपी फिर से खोई हुई सियासी जमीन को तलाश रही है। वहीं कांग्रेस का हाल मत पूछिए, हर चुनाव में कांग्रेस बद से बदतर होती जा रही है। गांव में कांग्रेस का जनाधार ना के बराबर है तो शहरों में भी कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही है। जहां मायावती दलित वोट पर हक जमाती हैं, तो समाजवादी पार्टी यादव, मुस्लिम और पिछड़ों को अपना कहती है। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी ने हर वर्ग को साथ रखा है। अब कांग्रेस करे तो क्या करे? यूपी में कांग्रेस कैसे मजबूत हो, ये समझ के परे हैं। ऐसे में यूपी कांग्रेस के ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद ने फिर से ब्राह्मणों की ओर पासा फेंका है और गरीब ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मण कल्याण बोर्ड गठन करने की मांग की है। जितिन प्रसाद ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पंजाब सरकार द्वारा ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का आभार। आज उत्तर प्रदेश में बहुत से कमजोर ब्राह्मण हैं जिनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ऐसे बोर्ड की आवश्यकता है। सरकार इसका गठन कर योजनाएं बनाए। दरअसल जितिन प्रसाद ये बखूबी जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में खुद की कांग्रेस की स्थिति ठीक करनी है तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना ही होगा, क्योंकि इतिहास के पन्नों को देखें तो एक समय में ब्राह्मण कांग्रेस के साथ थे, जिसकी वजह से कांग्रेस ने राज किया। बदलते वक्त के साथ बहुत कुछ बदला और ब्राह्मण कांग्रेस का साथ छोड़ते गए और दूसरी पार्टियां ब्राह्मण को जोड़ती गई। 1995 तक बसपा के कार्यकर्ता गला फाड़ फाड़ कर नारा लगाते रहे, तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। लेकिन 2007 आते आते तक नारा कुछ यूं हो गया,
हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। साथ ही बीएसपी ने नारा दिया, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। 2007 में ब्राह्मणों के साथ रहने से बीएसपी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत में आई। 2012 आते आते समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मणों पर फोकस किया। ब्राह्मण नेताओं को तवज्जो ज्यादा दी जाने लगी। सरकार में आने के बाद परशुराम जयंती पर छुट्टी बरकरार रही। वहीं लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा के नाम पर शानदार पार्क भी बनाया गया। अगर बीजेपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण भारी संख्या में बीजेपी के साथ हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में कुल 312 विधायकों में 58 ब्राह्मण चुने गए। 56 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में 9 ब्राह्मणों को जगह दी गई। दिनेश शर्मा और श्रीकांत शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। शुरू से लेकर आखिरी तक हमने जो आपको रिपोर्ट दिखाई, उससे समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों का कद कितना बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। यूपी का तिलक वो तो 2022 में पता चलेगा, लेकिन आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी क्योंकि बहस छेड़ दी है जितिन प्रसाद ने। एक बार फिर से ब्राह्मणों को लेकर कांग्रेस पार्टी सियासत करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अशोक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से सूची विश्वास, बीएसपी समर्थक सतीश प्रकाश, समाजवादी पार्टी से मनोज सिंह काका, आचार्य प्रमोद कृष्णम पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा सूची विश्वास आज आपसे ही है। जितिन प्रसाद ने जिस तरह से ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन की मांग की है, 2022 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। एक समय था जब देश का ब्राह्मण कांग्रेस पार्टी के साथ था और इसी ने ही सत्ता दिलाई है। शिक्षित वर्ग माना जाता है ब्राह्मण काफी। चुनाव से ठीक पहले आखिर क्यों कांग्रेस को ब्राह्मण की याद आई है? ये तो गलतफहमी है आपकी। कांग्रेस का जो स्वभाव है वो प्रकृति के समान है। चाहे SC ST एक्ट बनाओ, चाहे महिलाओं के लिए बनाओ, चाहे किसान और जवानों के लिए, जितने भी नियम 70 वर्ष के कार्यकाल में कांग्रेस द्वारा बनाए गए हैं वो एक रूपता से प्रकृति के समान समस्त हिंदुस्तानियों के लिए काम करते हैं। ये जाति धर्म और सांप्रदायिकता की पॉलिटिक्स तो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स है। कभी परशुराम को बीच में लाते हैं, कभी ब्राह्मणवादी राजनीति करते हैं। कांग्रेस का ये चरित्र नहीं है। कांग्रेस का चरित्र मानवता पर आधारित है। ये जाति और धर्म और उसके आधार पर बात मत करिए। और कांग्रेस में हर वर्ग के लिए लीडर्स हैं। तो मैं तो इस स्टेटमेंट को ही खारिज करती हूँ। और जितिन प्रसाद जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और बहुत समय से उन्होंने ये ब्राह्मणों का एसोसिएशन बनाया हुआ है और ये सभी जाति, कोई किसान का बनाया है, किसी का हरिजन का बनाया है, कोई किसी कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है। तो सोशल इश्यूज को उठाना और किसी सेगमेंट को अपलिफ्ट करना, सोशल ये कोई इश्यूज अपराध उठाने तो की याद कैसे आ गई कांग्रेस पार्टी को? बाकी तो सामाजिक मुद्दे पार्टी नहीं उठाती है। बिल्कुल चुनाव 2022 में है, उससे ठीक पहले ब्राह्मणों की याद आ रही है। जो वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का मेन वोट बैंक कहा जाता था ब्राह्मण, वो साफ तौर से आपको खिसकता हुआ, वो तो बहुत पहले ही खिसक चुका था। उत्तर प्रदेश में तो 3 दशक तक कांग्रेस का कोई देखने को नहीं मिला है। लेकिन एक बात काफी दिलचस्प है उत्तर प्रदेश की कि सारे मुख्यमंत्री, 6 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में इन 23 सालों में ब्राह्मण थे और वो 6 कांग्रेस के थे। तो चुनाव से ठीक पहले क्या ये ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखिए, आपने खुद बताया कि जो 6 मुख्यमंत्री थे और 6 कांग्रेस के थे और 6 ब्राह्मण थे। और अब ये चर्चा भी नई नहीं है। अभी जब श्रीमती शीला दीक्षित जी को पिछली बार मुख्यमंत्री घोषित किया गया तो भी चैनलों पर सेम डिबेट था। जब ब्राह्मणों का महासम्मेलन कांग्रेस पार्टी में हुआ तब भी सेम डिबेट था। उस समय पैनलिस्ट अलग रहे होंगे, लेकिन ये प्रोपेगेंडा है। ये बीजेपी का एक परसेप्शन और नैरेटिव क्रिएट करने का क्या कांग्रेस का प्रोपेगेंडा नहीं है? अशोक जी, का सवाल है तो क्या ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा नहीं है? अशोक जी, अशोक जी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, क्या ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा नहीं है? देखिए, आपको बता दें कि जतिन प्रसाद जी आज कांग्रेस में हाशिए पर है, प्रमोद तिवारी हाशिए पर है। एक साथ 3 ब्राह्मण नेताओं को एक साथ दिल्ली में लोगों ने हटा दिया। मोहन प्रकाश ज्योति जी और वो झांसी वाले प्रोफेसर साहब को हटा दिया। आज चुनाव की चर्चा चल रही है तो ब्राह्मण नजर आते हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है ब्राह्मण भाईचारा करेंगे, ब्राह्मणों को वोट के लिए चारा बनाती है और उसके बाद ब्राह्मण से ज्यादा होकर घूमते हैं। उसी ब्राह्मण कई मुस्लिम देश अंदर भी गए और समाजवादी पार्टी
तो ब्राह्मण बात करती है और अखिलेश यादव बयान देते हैं कि किसी भी ब्राह्मण का काम मत करो, और ब्राह्मणों को की हो गई है कि जब वे सुल्तान अपराधी विकास दुबे का हम काउंटर करते हैं, वे परशुराम की मूर्ति लगाने लगते हैं। एक दुर्भाग्यजनक है। हम तो सबका साथ मनोज सिंह काका, परशुराम जयंती पर छुट्टी की घोषणा की गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद उसको रद्द कर दिया गया था। जैसे ही राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ तो उसके 2 दिन बाद अभिषेक मिश्रा ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि हम 108 फीट लंबी ऊंची प्रतिमा बनाएंगे परशुराम की। तो ब्राह्मणों को लेकर तो हर पार्टी ने राजनीति की है। मनोज सिंह, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सतीश प्रकाश, एक समय ऐसा था, मुझे याद है 2007 की 2005 की अगर बात की जाए, ब्राह्मण बीएसपी की तरफ से ब्राह्मण सम्मेलन लगाया गया था और सभी विपक्षी पार्टियां जो है वो आश्चर्यचकित हो गई थी कि किस तरह बीएसपी ऐसा कार्यक्रम कर रही है। लेकिन उसका नतीजा यह हुआ था कि 2007 में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ बीएसपी की सरकार बनी थी। आपको एक बात मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश का ब्राह्मण मतदाता एक जागरूक मतदाता है। उसमें एजुकेशन का प्रचार प्रसार है, और जब बीजेपी की सरकार आई तो कहीं ना कहीं उसको लाने में उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों का हाथ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये आप मुझे ये बताइए कि बीजेपी ने आज उसी उत्तर प्रदेश के अंदर जो ब्राह्मण है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। एक विकास दुबे के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश में 10 ब्राह्मणों की हत्या की, पुलिस संरक्षण में की, किसी की गाड़ी पलटी गई। अब विकास दुबे अगर गुंडा बदमाश है तो द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी या शुक्ला आप ब्राह्मणों को चुन चुन के मारेंगे। अरे तो विकास दुबे ने जो किया उसका नतीजा उसको मिला था। ये तो सरकार आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सरकार की तो वाहवाही करनी चाहिए। इस पर समाज, इस पर ही बीएसपी, इसी मुद्दे को लेकर बीएसपी ने यह बात बोली थी विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर कि ब्राह्मण असुरक्षित महसूस करते हैं। ब्राह्मणों के लिए तो सरकार कर रही है, असुरक्षित कैसे महसूस करते हैं? खाली राजनीति, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की कोशिश की जा रही है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। आचार्य प्रमोद जी, आप बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी को अचानक से ब्राह्मणों की याद कैसे आई है? 2022 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। क्या जो एक वोट बैंक था जिसने कांग्रेस पार्टी को कई बार प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से बनाए, क्या उसको वापस साधने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? आचार्य प्रमोद, एक पढ़ा लिखा मतदाता, चलिए ठीक है, धार्मिक रूप से कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन आज इस देश का जो ब्राह्मण आचार्य जी, मेरा सवाल आचार्य जी से, व्यवस्था को संभालता भी है। ऐसी स्थिति में आप एक जातीय व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, जाति कौन करता है? कौन सी पार्टी फिर जाति करती है? आचार्य जी, क्या कांग्रेस एक बार फिर से ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश कर रही है, अपना खोया हुआ वोट बैंक पाने की कोशिश कर रही है? अगर आप बहुजन समाज पार्टी का शासन देखेंगे, तमाम जातियां, तमाम धर्मों के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी थी। जो ऑडियो कम कर दीजिए सतीश प्रकाश का। बोलिए आचार्य जी। देखिए कंचन जी, गंभीर विषय है और आप गंभीर चर्चा कर रहे हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सवाल ब्राह्मणों की दक्षता, उत्पीड़न उनका है, लेकिन ब्राह्मणों को प्रणाम कर दिया, आशीर्वाद दे दिया, दक्षिणा दे दी, भंडारा करा दिया, उनकी मूर्ति लगा दी, मंदिर की बात कर दी, परशुराम जी की जयंती छुट्टी की बात कर दी, इससे ब्राह्मण अब संतुष्ट होने वाला नहीं है। ब्राह्मणों को राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए, और हम ब्राह्मणों के नाम पर कोई आयोग गठन करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री ब्राह्मण हो, ये हम चाहते हैं। नहीं, जितेंद्र प्रसाद ने तो ट्वीट किया है कि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए, जैसे पंजाब में है। अब कांग्रेस पार्टी को तो करीबी हैं आप अच्छे से समझा सकते हैं, पार्टी लाइन रख सकते हैं सामने क्लियर। कंचन जी, अब समाजवादी पार्टी, बसपा और भाजपा और कांग्रेस के सभी आदरणीय प्रवक्ता आपके चैनल पे मौजूद है, वो अपनी अपनी पार्टी की बात करेंगे। मैं जमीनी हकीकत की बात कर रहा हूँ। एक तो ब्राह्मण निरीह नहीं है, असहाय नहीं है, दरिद्र नहीं है।
ब्राह्मण जब दया के भाव में आता तो वशिष्ठ बनता है, जो अपने हत्या की षड्यंत्र करने वाले महर्षि विश्वामित्र को क्षमा कर देता। ब्राह्मण जब राजनीति करता तो चाणक्य बनता है, जो महाराज धनानंद के वंश का नाश कर देता। ब्राह्मण जब गरीबी में आता तो सुदामा बनता है, जिनके पांव पखारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। ब्राह्मण जब क्रोधित होता है तो भगवान परशुराम का रूप धारण करता है, जो 21 बार पृथ्वी पर कांग्रेस पार्टी तक सीमित रही ना आचार्य जी। कांग्रेस पार्टी को अचानक से ब्राह्मणों की याद कैसे आ रही है? विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो खिसका हुआ वोट बैंक है, जो एक समय मुझे याद है जब कांग्रेस का पक्का वोट बैंक सिर्फ ब्राह्मण हुआ करता था। आज कांग्रेस 4 राज्यों में सीमित होकर रह गई है। महाराष्ट्र में तो गठबंधन की सरकार है। ऐसे में क्या अपने खोए हुए वोट बैंक को साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है? अब मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरफ से तो आप एनालिसिस ही दे दीजिए। आप तो कांग्रेस और भाजपा में अटकी पड़ी है। मैं आपको बुनियादी बात बता रहा हूँ, आपका भी ध्यान वर्धन होगा। 31 साल पहले 1989 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अरविंद तिवारी थे। 31 साल से भाजपा की, समाजवादी की, बीजेपी की और कई बार दूसरे दलों से मिलकर सरकारें बनी। 31 साल में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं है। मैं चाहता हूं और ब्राह्मण समाज चाहता है कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री ब्राह्मण हो, पहली बार। चलिए ठीक है, अगला मुख्यमंत्री देखेंगे कौन होगा। अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बाकी जो 6 मुख्यमंत्री 6 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं पिछले, अगर कई साल पहले की बात की जाए तो कांग्रेस के ही वो 6 मुख्यमंत्री रहे हैं। खैर, मनोज सिंह काका, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो, एक बार फिर से ब्राह्मण को लेकर राजनीति देखने को मिल रही है। जितिन प्रसाद ने ट्वीट किया है, मुझे याद है जब अयोध्या जन्मभूमि, राम जन्मभूमि की पूजा की गई थी, उसके 2 दिन बाद अभिषेक मिश्र ने ऐलान कर दिया था कि परशुराम की प्रतिमा लगाएंगे, 108 फीट लंबी प्रतिमा लगाई जाएगी। क्यों ब्राह्मणों पर राजनीति हो रही है? मनोज सिंह काका, कोई नैरेटिव नहीं सेट किया गया है आचार्य जी। नैरेटिव तो पॉलिटिकल पार्टी सेट करती हैं। हम कौन सा नैरेटिव सेट कर रहे हैं? कौन सा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है? पॉलिटिकल पार्टी सेट करती है नैरेटिव्स। हम तो दिखाते हैं। जितिन प्रसाद ने ट्वीट किया, उस मुद्दे को डिबेट में लेकर आए हैं। कौन सा नैरेटिव है? कौन सा नैरेटिव है? मनोज सिंह काका, आवाज मिल रही है आपको मेरी? थोड़ी साधुता दिखाएं, थोड़ी विनम्रता दिखाएं तो मैं बोलूं। बोलिए। प्रमोद कृष्णन जी, थोड़ा मैं बस ये कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी किसी जात विशेष की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी हमेशा से ये मानती है। क्यों यादवों पे राजनीति नहीं की है आप लोगों ने? कैसी बातें कर रहे हैं आप? पूरे प्रदेश को पता है, पूरे देश को पता है कैसी बातें कर रहे हैं कि जाति पर राजनीति नहीं होती है। यहाँ कांग्रेस ब्राह्मण को साथ रहे और आप कह रहे हैं कि जाति पे हम राजनीति नहीं करते। यादवों के साथ क्या करते हैं फिर आप? कम से कम अपनी बात को तो मानिए, पार्टी लाइन को तो मानिए मनोज जी। के पूर्वाग्रह से आप ग्रसित नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी हर तरह के दमित पीड़ित थी। समाजवादी पार्टी जाति आधारित राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी मानवेतर संबंध, संवेदना कैसे गाढ़ी हो, समाज में समरसता कैसे आए और समावेशी विकास कैसे हो, इसकी राजनीति करती है समाजवादी पार्टी। और मैं समझता हूं कि उसके ज्वलंत उदाहरण आप अगर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे चलेंगी तो दिखा होगा, इकाना स्टेडियम में दिखा होगा, अगर ग्रामीण क्षेत्र की आप बात करें तो लोहिया आवास में दिखा होगा। तो समाजवादी अशोक पांडे जी, समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि विकास के नाम पर राजनीति करती है। यादवों पे कोई राजनीति नहीं की है समाजवादी पार्टी ने। विकास किया, उस विकास को तो हमने दिखाया ही है। लेकिन ये मत कहिए कि जाति पर राजनीति नहीं करते हैं, ऐसा तो मत कहिए अशोक पांडे जी। समाजवादी पार्टी मानवता संबंध कह रहे हैं कि विकास पे राजनीति करते हैं, वो विकास दुबे पर राजनीति करते। विकास दुबे जैसा दुर्दांत अपराधी इन्हीं के शासन में बढ़ा, विजय मिश्रा इन्हीं के शासन में बढ़ा, और जब विकास दुबे का इनकाउंटर होता है तो ये परशुराम जी की मूर्ति लगाने लगते हैं। तो हमने कहा था परशुराम के बजाय अगर सुदामा की याद करो तो ब्राह्मण का कल्याण हो जाए। नहीं, पर अशोक पांडे जी, विपक्ष बीजेपी पर बार बार ये क्यों आरोप लगाता है कि साफ तौर पर जो तमाम पैनलिस्ट है उनका ये कहना है कि ब्राह्मणों के कल्याण का नहीं सोचती है भारतीय जनता पार्टी?
देखिए, ब्राह्मण को अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री बनाया, 3 बार प्रधानमंत्री हुए। कितनी संकीर्ण सोच है अशोक आपकी। ये लोग तो राहुल गांधी को जनेऊ पहना देते हैं तो कहते हैं ब्राह्मण, जालीदार टोपी लगा देते हैं तो कहते हैं मुसलमान है, और कभी वो राहुल गांधी जी को कहते हैं दत्तात्रेय गोत्र हैं, जबकि दत्तात्रेय गोत्र नागा साधुओं का होता है। ये तो फर्जीगिरी अब बंद हो गई है। ब्राह्मण समझदार है, किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। विकास दुबे के एनकाउंटर को विपक्ष ने, बीएसपी ने, एसपी ने, खास तौर पर अगर बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो साफ तौर से मायावती का ये बयान आया था कि प्रदेश के ब्राह्मण असुरक्षित हैं। ब्राह्मणों के इतिहास को देखा जाए तो ये वो वोट बैंक है जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है। राम मंदिर आंदोलन के बाद ये वोट बैंक भाजपा को चला गया, 2000 के बाद भाजपा से भी शिफ्ट हो गया। 2005 में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो ब्राह्मण सम्मेलन किया गया था, उसके बाद 2007 में उसका नतीजा बीएसपी को मिला था। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी थी। 56 कैंडिडेट्स बीएसपी ने उतारे थे मैदान में और 41 विधायक बनकर विधानसभा, ब्राह्मण विधानसभा पहुंचे थे। यही हाल 2012 में अखिलेश यादव के साथ हुआ और ऐसी ही कुछ तस्वीर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिली थी। लेकिन एक बार फिर से ब्राह्मणों का मुद्दा उठा है। राजनीतिक दलों का इस मुद्दे पर क्या कहना है? यूपी का तिलक किसका होगा ये तो विधानसभा चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन ब्राह्मणों की बात पर चर्चा हो रही थी। ब्राह्मणों की सियासत पर राजनीतिक दलों का क्या कुछ कहना है, एक बार सुनिए, उसके बाद फिर चर्चा में जुड़ेंगे। देखिए, यहाँ तो ब्राह्मणों का अकल्याण जितने तरीके हो सकता है, सारी योजनाएं लागू हैं, उसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ब्राह्मणों की हत्याओं के मामले मैंने कई बार उठाया इस बात को। जब से ये सरकार आई है 500 से ज़्यादा अधिक मामले ब्राह्मणों की हत्या के हुए हैं। आंकड़ों के साथ मैंने ये बातें रखी है पहले। सरकार का कर्म अगर जाति विरोधी होगा, सरकार का कर्म अगर किसी धर्म विशेष के विरोध होगा, तो आप फिर 24 करोड़ लोगों की सरकार नहीं है। आप चंद लोगों की सरकार हो सकते हैं, 24 करोड़ लोगों की सरकार नहीं है फिर। और लोकतंत्र के अंदर अगर आप एक चुनी हुई सरकार हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी प्रारंभ से ही जात पात संप्रदाय आदि की तुष्टीकरण नीति पे राजनीति करती थी और समाज को विभक्त करने का काम करती थी। लेकिन अब देश की सम्मानित जनता का मोह कांग्रेस से भंग हो गया है। इस तरह की जो कांग्रेस पार्टी के जो नुस्खे हैं, उससे अब जनता कांग्रेस के साथ खड़ी होने वाली नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सम्मानित नेतृत्व सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास के संकल्प लेके समाज और देश में काम कर रहा है और सबके जीवन में बेहतरी लाने के लिए, खुशहाली लाने के लिए काम कर रहा है। इसलिए देश और प्रदेश की सम्मानित जनता भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतृत्व के साथ खड़ी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों पे अत्याचार हुआ तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार को ब्राह्मणों की चिंता होनी चाहिए, लेकिन लगता नहीं है ऐसा। सभी वर्ग उत्तर प्रदेश में परेशान, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, अन्य जातियों के लोग भी हो, सभी लोग परेशान। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने में मौन रखे हुए। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह बाकी सरकारें ब्राह्मणों की चिंता करें, उत्तर प्रदेश सरकार को भी चिंता करनी चाहिए। देखिए, यहाँ तो सुना आपने, तमाम पार्टियों की तरफ से रिएक्शन सामने आए थे। ब्राह्मणों को लेकर एक बार फिर से राजनीति हो रही है। सूची विश्वास कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधा उनका रुख करते हैं, उनसे जानते हैं उत्तर प्रदेश में, चलिए उत्तर प्रदेश छोड़िए, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का हाल सबसे बुरा है। क्या आपको लगता है कि इस ब्राह्मण स्टंट से पार्टी को जो खिसका हुआ वोट बैंक है, जो कई दशक पहले ब्राह्मणों की एक कोर वोटर जिसको कांग्रेस मानती थी, वो वापस मिलेगा? देखिए, अभी बीजेपी प्रवक्ता का नाम तो नहीं सुन पाई, मैं देख नहीं पा रही हूँ, मगर मैंने मूर्खतापूर्ण बयान सुना। उन्होंने बताया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हिंदू हृदय सम्राट प्रवीण तोगड़िया जी Z+ सुरक्षा में रोते हुए मिले थे, बहुत बड़ा झंडा लेके चले थे। 12.5% ब्राह्मण हैं और बात धर्म की नहीं है। विकास दुबे हो, विक्रम जोशी हो, बुलंदशहर का सुबोध सिंह हो, कमलेश तिवारी हो या विवेक तिवारी हो, कुछ लोगों के गर्व, अगर एनकाउंटर भी विकास दुबे का हुआ तो राजनीतिक शेखी बघारने के लिए निष्पक्ष जांच तो होनी चाहिए थी। पूरे वर्ग को नहीं कहा जा सकता है, पूरी कम्युनिटी को नहीं कहा जा सकता है।
और जो जितिन जी ने भी जो ये ब्राह्मण चेतना संवाद शुरू किया, या उसके पहले 2017 में जो हमारी ब्राह्मण चेतना यात्रा हुई, सदा से और सर्वदा से जो भी हाशिए के नीचे हैं, समाज का ये दायित्व है, एक पॉलिटिकल पर्सन होने के तौर पर भी, आप एक प्रवक्ता होने के तौर पर भी, और सम्मानित पैनलिस्ट होने के तौर पर भी, कि उसे उठाकर ऊपर लाया जाए। और भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण की राजनीति करती है और यहाँ बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। और अगर हम देखें, अभी ऊंचाहार में जो 5 ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया, जो लगातार ये हत्याकांड है, मैनपुरी में जो छात्रा के साथ हुआ, नवोदय विद्यालय में जो ब्राह्मण छात्रा का गैंग रेप, तो घटनाओं का सिलसिलेवार इतना लंबा सिलसिला है। इनको चुप कराइए, इनको पानी दीजिए, ये बीच में बहुत इंटरफेयर करते हैं। नहीं, अशोक पांडे जी, कई सारे आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि ब्राह्मणों के लिए सरकार ने काम नहीं किया है। सुची विश्वास का साफ तौर से कहना है कि एक वर्ग है जिसको पीछे रखा गया है। उत्तर प्रदेश में करीब 10% ब्राह्मण है और उस वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से इग्नोर किया है, विपक्ष का ऐसा कहना है। अशोक पांडे, दमन किया है, न केवल इग्नोर किया, 12.5% ब्राह्मणों का दमन किया है। चलिए, उनकी आवाज नहीं आ रही। आचार्य जी, आप अपनी बात कहें प्लीज। आचार्य जी जी कंचन जी, बताइए, जिस तरह से एक दशक था, एक दौर था जब कांग्रेस पार्टी का हार्डकोर वोटर ब्राह्मण माना जाता था, क्या एक बार फिर से जितिन प्रसाद वो ट्वीट करके ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन करने की मांग को लेकर अपना सियासी वोट बैंक वापस पाने की कोशिश कर रहा है? उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश छोड़िए, पूरे देश की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी का बुरा हाल है। सिर्फ 4 राज्यों में, जिसमें से एक महाराष्ट्र में भी गठबंधन में है उनकी सरकार। कंचन जी, ये बात ठीक है कि इंदिरा जी के जमाने में पूरे देश में 6 से 7 मुख्यमंत्री ब्राह्मण थे। आज पूरे देश में एक भी मुख्यमंत्री ब्राह्मण नहीं है। ले दे करके बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ब्राह्मण कन्या हैं, उन पर भी भाजपा हमला कर रही है। दूसरा विषय, मैं आपसे बड़े निवेदन के साथ ये कहना चाहता हूँ, मेरी बात को लीजिएगा, मैं बीच में किसी की बोलता नहीं हूँ। हर समुदाय, हर समाज अपने समाज का उत्थान चाहता है। यादव समाज चाहता है कि अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने, राजपूत समाज चाहता है कि योगी जी बने, दलित समाज चाहता है बहन जी बने। तो अगर ब्राह्मण समाज ये चाहता है कि वो अगला मुख्यमंत्री 2022 में ब्राह्मण बने तो गुनाह क्या है? तीसरी बात यह है कि ब्राह्मण 10% नहीं है, 14 से 17% उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज है और 9% के यादव समाज है, 7% राजपूत समाज है, लगभग 4% वैश्य समाज है। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि अगर ब्राह्मणों की बात की जाती है तो ब्राह्मण को एक तो निरीह समझना छोड़ दीजिएगा कि आप उस पर कोई आयोग बना देंगे, उपकार कर देंगे। ब्राह्मण सत्ता में भागीदारी चाहता है और ब्राह्मण चाहता है, हम चाहते हैं कि 5 कालीदास पे ब्राह्मणों का कब्जा हो। इसमें क्या बुराई है? मैं तो ओपनली ऑन एयर कह रहा हूँ कि अगला मुख्यमंत्री ब्राह्मण हो। कोई भी राजनीतिक दल फैसला करे कि हमारा अगला मुख्यमंत्री ब्राह्मण होगा, ब्राह्मणों की मूर्ति लगा दो या भंडारा कर दो, छुट्टी घोषित कर दो, ब्राह्मण इससे राजी होने वाला नहीं है। कांग्रेस ऐसा फैसला लेगी क्या आचार्य जी? मैं तो कांग्रेस पार्टी से भी कहता हूं कि वो अगला मुख्यमंत्री का कैंडिडेट ब्राह्मण को घोषित करे। चलिए, बाकी ठीक है। पार्टियों के प्रवक्ता भी डिमांड करें। विपिन जी, क्या समझते हैं आप जितिन प्रसाद का इस तरह ट्वीट करना, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन की मांग करना? 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगर ब्राह्मणों का इतिहास देखा जाए तो एक समय था जब हार्डकोर वोटर कांग्रेस पार्टी थी ब्राह्मणों के लिए, लेकिन वो उसको गुजरे हुए कई दशक हो चुके हैं। आज क्या स्थिति है? जिसने भी ब्राह्मण कार्ड खेला है उसकी सत्ता आई है, कुर्सी तक पहुंचाने वाला ये तीसरा वर्ग ही ब्राह्मण है। निश्चित बात है। देखिए, अगर हम 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें उत्तर प्रदेश के और 2019 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो वहाँ पर एक नया ट्रेंड उभर के आया, जब लोगों ने जाति, धर्म, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के विकास को तवज्जो देते हुए अपना बेशकीमती वोट डाला। लेकिन आज ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हम वोट बैंक की राजनीति की उस पर चर्चा करते हैं, लेकिन देखिए, देर आए दुरुस्त आए। अगर आज आप ब्राह्मणों के कल्याण की बात करते हैं तो हर एक को हक है लोकतंत्र में, अपने अपने तरीके से वो रिझाने की कोशिश करेंगे, वो उनके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश कर रही है? देखिए, वो तो उसका कारण है। देखिए, उसका कारण है कि आप अगर बंगाल की बात करें, बंगाल में टक्कर इस समय टीएमसी की और भाजपा की है। कांग्रेस कहीं नजर मैदान में नहीं है, लेकिन और भले वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर, और लेकिन यहाँ पर गांधी नहीं गए बंगाल, राहुल गांधी नहीं गए, असम में कामाख्या देवी मंदिर जा रहे हैं। वहां पर वो देखिए, जब लोकतंत्र के महापर्व जब चुनाव शुरू होते हैं तो आपको ये नज़ारे देखने को मिलते हैं। लोग जब मंदिर मस्जिद जाना शुरू कर देते हैं वो, लेकिन वो भी हक है, सबको अपना अपना हक है कि कैसे
लोगों की तरफ पहुंचे, मतदाताओं की तरफ पहुंचे, अपना संदेश दें, उनको ये जताने की कोशिश करें कि हम लोग आपके साथ हैं। बहरहाल मुद्दा ये है कि देखिए, अगर आप इतिहास में जाएं पीछे कि 21 जो मुख्यमंत्री हुए हैं उसमें से 11 मुख्यमंत्री कांग्रेस के हुए हैं। छह ब्राह्मण, नहीं ब्राह्मण 6 हुए। तो कुल की अगर बात करें कि 11 कांग्रेस के। आज कांग्रेस की अगर हम विशेष तौर पे बात करें, क्योंकि ये बयान जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की तरफ से आया है, मैं उस पर बोलना चाहता हूं। देखिए, आपने दौर की बात करी, कांग्रेस का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है और उनका योगदान इस देश की राजनीति में उसको कोई नकार नहीं सकता। आप उस स्वर्णिम दौर की बात करिए कि जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी 1998 से लेकर 2013 तक, मैं खुद विधानसभा जाया करता था, वो नजारा देखते ही बनता था कि आप जहां नजर फहराएं वहां पर आपको कांग्रेस के विधायक दिखते थे। लेकिन आज आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि आपको दिल्ली देश की राजधानी है, 2 विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाए हैं। भाजपा के आगे कोई विकल्प ही नहीं है। एकदम विपक्ष देखिए, आपने क्योंकि किसी अहम मुद्दों पर नजर नहीं आता है। आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो क्षेत्रीय क्षत्रप है वो तो देखिए, लेकिन कांग्रेस तो एक नेशनल पार्टी है। कांग्रेस को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि अगर वो जनता से दूर जा रहे हैं। सूची विश्वास, जवाब दीजिए इसका। कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करने की सख्त जरूरत है। यहाँ पर सिमटते जा रहे हैं पूरे देश से आप, और उत्तर प्रदेश में तो पता नहीं 3 दशक हो गया, नजर ही नहीं आएंगे आगे की क्या रणनीति है, किसी को पता ही नहीं है। जी, निष्पक्ष कमेंट के लिए धन्यवाद। बाकी नदियां अपने शोधन की प्रक्रिया से स्वयं वाकिफ होती हैं। पावर का होना या ना होना ये एक साइकिलिक प्रोसेस है और हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी है कि हर वर्ग को उत्थान का मौका हो, सबको आगे बढ़ने का मौका हो, लोकतांत्रिक ढंग से सबको संवाद करने का अधिकार हो। दुखद ये है कि वर्तमान समय में वो पार्टी सत्ता में है जो 70 वर्ष की संस्कृति और विरासत को नीलाम करने पर उतारू है, जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। सरकार ने तो विकास किया है, सूची विश्वास, कोई विकास में समर्थन क्यों नहीं करती है आप लोग सरकार का? विपक्ष की भूमिका ये भी रहती है कि ऐसा भी दौर था विपिन जी जब विपक्ष में रहकर भी समर्थन किया जाता था, सरकार की वाहवाही की जाती थी। वैसा कुछ हमें आज नहीं, वो सकारात्मक राजनीति होती थी और होना भी चाहिए, जनता को भी अपेक्षा रहती है। मनोज सिंह काका बताइए, क्या आज भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई विकल्प ही नहीं है क्या कि विपक्ष कमजोर नजर आ रहा है? कई अहम मुद्दों को विपक्ष ने इग्नोर किया है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सामने जो विकल्प है वो पूरी देश की जनमानस है। अगर आप वोटों के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी को सबसे सशक्त करने की प्रवक्तागिरी करेंगी, पत्रकारिता छोड़, हम तो स्टैट्स बता रहे हैं। कांग्रेस तो 4 राज्यों में है, खराब लग रहा है। कांग्रेस तो 4 राज्यों में सिमट गई है। आपकी सरकार 2012 में आप विकास के गाने गाते हैं, क्यों नहीं वापस आई 2017 में? क्यों नहीं वापस आई? विकास के गाने गाते रहते हैं, विकास के गाने गाते हैं, क्यों नहीं आए उसके बाद? आप क्यों नहीं आए उसके बाद? कौन सी प्रवक्तागिरी की जा रही है? आपके जो काम होते हैं वो हम दिखाते हैं, आपके काम दिखाए जाते हैं। किसान आंदोलन पर अखिलेश यादव सोते रह गए, वो भी हमने दिखाया। काफी देर बाद वो पूर्वांचल में नजर आए थे, वो भी हमने अपने प्राइम टाइम में दिखाया। तो अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, 2 युवराज प्रधानमंत्री ने क्या बोला था? सरकारों ने जो काम शुरू किया है वही काम आप भी कर रही हैं। नहीं, हम तो वो काम कर रहे हैं जो लोग सरकार या फिर विपक्ष, मनोज सिंह का सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, जिसका जो कार्यक्रम होता है वो हम दिखाते हैं। आप कार्यक्रम कीजिए, आपका भी कार्यक्रम दिखाएंगे। मथुरा पहुंचे थे अखिलेश यादव, शो किया था बकायदा, हमने बकायदा उस पे शो हुआ था। तब कहाँ थे आप? तब आप क्यों नहीं ट्यून इन कर रहे थे चैनल पे? तब आप कहाँ पर थे? अपनी पार्टी लाइन क्लियर कीजिए। पत्नी को रेप किया गया, आपने देखा कि नहीं देखा? वो भी दिखाया हमने, जो अपराध हो रहे हैं वो भी दिखाते हैं। पत्रकारिता छोड़ दीजिए, सवाल उठा रहे हैं। ये क्या नया ट्रेंड शुरू हुआ है मनोज जी? ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है क्या विपक्षी पार्टियों का कि मुद्दों पर तो आप राजनीति नहीं करते हैं, तो एक पत्रकार को चुन लेते हैं, उस पे आप सोचते हैं तो हर किसी का सवाल जवाब पूछेंगे। ये नया ट्रेंड शुरू किया है क्या मनोज जी आप लोगों ने? ये नया ट्रेंड शुरू किया है क्या? मुद्दों से तो भटक चुकी है समाजवादी पार्टी।
सभी मुद्दों से भटक चुकी है समाजवादी पार्टी। और जब आपसे सवाल किए जाते हैं तो आप हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता देते हैं। अशोक जी से भी सवाल होते हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी उतना सवाल होता है। आज गौतम बुद्ध नगर में 7 लोगों ने आत्महत्याएं करी। मैं एक बात 5 सेकंड बोलना चाहूंगा। देखिए मनोज जी, 1 मिनट। पूरे देश में अराजकता का माहौल है मनोज जी, और आपको सब मनोज जी, कल्याण बोर्ड तो बनता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ है जनता, क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ है? क्यों एमपी से सरकार चली गई कांग्रेस की? कहाँ है विपक्ष? कर्नाटक में क्या हुआ? पुडुचेरी में क्या हुआ? उन सबका जवाब क्यों नहीं दे पाते आप? क्यों नहीं दे पाते? और 100 बातों की एक बात मैं बोलना चाहूंगा, कल्याण बोर्ड की हम बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमने राजनीतिक दलों ने अपना भी कल्याण करना है तो जनता के कल्याण के बारे में भी सोचे। क्यों वहां पर आरोप प्रत्यारोप में समय नष्ट हो जाता है। मैं ये सब राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ। एक विशेष को लेकर के मनोज सिंह आप मीडिया में सवाल उठा लेते हैं। मनोज सिंह काका, एक सेकंड विपिन जी। मनोज सिंह काका, जनता के बीच में क्यों नहीं है आप लोग? आप लोग जनता के बीच में क्यों नहीं? आप बताइए। आपके कार्यकर्ता तो कई सारे नजर आए थे किसान आंदोलन के समय। अखिलेश यादव कहाँ थे? आप बताइए ना, अखिलेश यादव कहाँ थे किसान आंदोलन के समय? कहाँ थे अखिलेश यादव पार्टी के अध्यक्ष? अंदर की कलह आपकी सॉल्व नहीं हो पाई है। दूसरी पार्टियों को आप बोलते हैं आज तक समाजवादी पार्टी इंटरनल क्राइसिस फेस कर रहे हैं आप। आपकी पार्टी इस वक्त इंटरनल क्राइसिस से जूझ रही है। आप उसको सॉल्व कीजिए, पहले समय लीजिए, समय निकालिए, उसको सॉल्व कीजिए। आपको अध्ययन करना चाहिए। अरे आप अपनी पार्टी का अध्ययन कर लीजिए, कुछ बेहतर हो जाएगा आने वाले समय में। कम से कम कुछ तो बेहतर कर पाएंगे, कुछ तो गिनी चुनी सीट्स आ जाएंगी आपकी भी। और साथ के लोगों को, किसानों को अरे अखिलेश यादव कहाँ थे किसान आंदोलन के समय? मनोज सिंह काका, अखिलेश यादव कहाँ थे किसान आंदोलन के समय? अब तो 4 महीने हो गए हैं, 3 महीने में तो नजर ही नहीं आए थे कहीं पर। घर से बैठकर ट्वीट करते थे, क्यों नहीं सड़कों पे थे? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो थे। अखिलेश यादव कहाँ थे? क्या चल रहा है पार्टी के अंदर? इंटरनल क्राइसिस क्या चल रही है? बताइए इस मंच पे आप बताइए। सोशल मीडिया सब कुछ नहीं होता है। सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहेंगे आप लोग, पार्टी भी सोशल मीडिया पर ही रह जाएगी विधानसभा चुनाव के दौरान। आपको नहीं दिखेगा ना, जब सत्ता की भक्ति करेंगे या सत्ता की कारण भाग करती हुई अरे पत्रकारिता की भक्ति करते हैं मनोज सिंह। मनोज सिंह पत्रकारिता की भक्ति करते हैं हम। कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? ये दूसरे चैनल में बोला करिए आप लोग, यहाँ मत बोला करिए। बिल्कुल पूरी निष्पक्षता दिखा रहे हैं। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए मनोज सिंह, इतनी आपने बात की है, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। 4 महीने हो गए किसान आंदोलन को, 3 महीने तक अखिलेश यादव कहाँ थे? कोई सड़क पर क्यों नहीं नजर आए? वो कहाँ पर थे? ड्राइंग रूम से ट्वीट करते थे। अखिलेश यादव जब घर से निकलते हैं तो पूरे देश का फोर्स, प्रशासन और गृह। अरे कब? देश का अन्नदाता सड़कों पर है। आप तो वही तो कह रहे हैं। विपक्ष की भूमिका तो निभाइए। विपक्ष की भूमिका आप निभाएंगे नहीं निभाएंगे? अंधभक्ति से जब आपकी आंखें अगर आपको मजबूत होने की सलाह दे रहे हैं तो आप उल्टा सवाल हमारे से पूछते हैं। खैर आचार्य जी बोलिए। समाजवादियों का अध्ययन करिए। चलिए आप अपनी पार्टी की इंटरनल क्राइसिस को दूर कीजिए मनोज जी। पार्टी जूझ रही है इंटरनल क्राइसिस से, उसको क्लियर कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। सोशल मीडिया से आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। जमीन पर उतरिए, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कीजिए। आचार्य जी इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है जी, यहाँ विषय समाजवादी पार्टी का इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है। और मनोज काका जी बहुत ही युवा साथी हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी डायरेक्ट आपको बीजेपी का प्रवक्ता कह दिया। मैं ये इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं। कभी कभी थोड़ा थोड़ा सरकार के पक्ष में चैनल चला जाता, मजबूरियां होती हैं, ये अलग विषय है। ये सरकार के पक्ष में नहीं जाता है आचार्य जी। जो सवाल होते हैं, अब ये क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से इतने करीब हैं इसलिए आपको बुरा लग रहा होगा मेरा सवाल, और इसीलिए आपको बुरा लग रहा होगा मेरा सवाल। कांग्रेस पार्टी के करीबी हैं आप, आपको बुरा लगना जायज है, आपका जायज है आपका बुरा लगना। मुद्दे पर अग्रीड। ओके कंचन जी, मुद्दे पर आता हूँ। देखिए विषय ये है कि ब्राह्मणों की जो दुर्दशा उत्तर प्रदेश में है ये बहुत ही ज्यादा खराब है। इसीलिए अगर कोई ब्राह्मणों की बात करता है तो उसे जातिवादी घोषित कर दिया जाता है। ये जो बात आप कर रहे हैं, मैं इस टॉपिक से सहमत हूं और इस पर बहस होनी चाहिए।
हर एक राजनीतिक दल ब्राह्मणों का वोट चाहता, लेकिन ब्राह्मणों को सम्मान और शक्ति देना नहीं चाहता, ब्राह्मणों को लॉलीपॉप देना चाहता। मैं आपसे साफ साफ कहना चाहता हूं, ब्राह्मण समाज ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री ब्राह्मण हो। ये हर एक ब्राह्मण की भावना है। आपके चैनल पे भी अगर जो वरिष्ठ हमारे साथी बैठे हैं उनसे भी पूछिएगा, ये ब्राह्मण समाज की भावना है। जिस तरह से विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद, जिस तरह से बिकरू कांड के बाद ब्राह्मणों के बच्चों का उठा के फेक एनकाउंटर किया गया, ब्राह्मणों को छाती में ठेस लगी है। इसलिए ब्राह्मण चाहता मामलों पर कार्रवाई को फेक एनकाउंटर कैसे कहेंगे? क्या अपराध बढ़ने थे उत्तर प्रदेश में? कानून और व्यवस्था पर जो काम योगी सरकार ने किया उसकी सराहना क्यों नहीं करते हैं आप लोग? जागृत हो चुका है। अशोक पांडे, ये सरकार, योगी सरकार के आने के बाद जो कानून और व्यवस्था के हालात बेहतर हुए हैं उसकी सराहना क्यों नहीं करते हैं? उपचुनाव में नतीजा मिल गया था, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। नतीजा मिल जाएगा, 2022 में नतीजा मिल जाएगा। और उत्तर प्रदेश क्या नतीजे आएंगे आचार्य जी 2022 में? चुनाव हुए विधानसभा के 6 आचार्य जी क्या नतीजे होंगे? ये जो निर्दोष ब्राह्मणों के बच्चों के फेक एनकाउंटर हुए, इसका परिणाम मिलेगा। पार्लियामेंट का जो चुनाव लड़ता है उसकी वोट पाता है सभासद इतना। कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, इसका परिणाम मिलेगा, इसका सबका नतीजा आएगा। अभी तो सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है। हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए हैं। छोड़िए, मुख्तार अंसारी को कांग्रेस पार्टी पंजाब में बचा रही थी, व्हील चेयर पर नजर आए मुख्तार अंसारी आज। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का खौफ कितना है? कोई खौफ नहीं है, जेलों में सूची विश्वास, कोई खौफ नहीं है, कोई खौफ नहीं है। और मुख्तार अंसारी से पूछिए, और पूछना है, बताइए सूची को मेरी आवाज मिल रही है। विकास दुबे से पूछिए, ये क्या बताएंगे? कमलेश तिवारी की हत्या सूची जी, मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर नजर आया आज। ये खौफ है। आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी उस पर। क्या खौफ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का? देखा आपने आज तस्वीरों में? या आपके लिए हम तस्वीरें चलवा दें एक बार? वो वाली क्या हो रहा है? सबको ऑडियो डाउन कर दीजिए। सूची विश्वास से मेरा सवाल है। बजरंगी की हत्या कर दी, ये खौफ है। हाँ जी, बताएं बताएं। मुख्तार अंसारी की तस्वीरें व्हील चेयर में आई थी, आपने देखी थी? आपके लिए चलवाया जाए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खौफ देख रही हैं आप? बिल्कुल, आते ही उनको सदन में रोते हुए भी देखा था। उनके खुद के वो मुकदमों की वापसी की प्रक्रिया भी देखी। संजीव बालियान, संजीव सोम से लेकर और जो भी 20,000 कार्यकर्ताओं के मुकदमे वापसी के लिए उन्होंने जो किया वो भी हमने देखा कि कौन से गैंगस्टर्स को संरक्षण है और ये ठोको नीति जेल में कैसे चल रही है, वो थोड़ा बहुत हम लोगों को भी ज्ञात है। जो 73 जिलों की स्थिति है, उस पर बात करिए। नहीं, संरक्षण तो आपकी पार्टी भी देगी। मैं तो आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहती थी, इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि हम लोगों को सदस्य बनाने में देखा और अपने मुकदमे खुद वापस करते हुए भी देखा। अब अगर पॉलिटिकल एजेंडा बढ़ाना ही आपका काम है तो विज्ञापन आपको मुबारक है, लेकिन वास्तविकता तो बिल्कुल विपरीत है आपके कर्तव्य। अपराधी अपराधी है, वो कोई भी जानकारी नहीं होना चाहिए। अपराधी कोई भी हो, वो अतीक अहमद हो, वो मुख्तार अंसारी हो, वो ब्रजेश सिंह हो, और भी तमाम सारे हैं जो शपथ ग्रहण करके सत्ता में हैं। नंदिनी ग्रुप ऑफ विपिन शर्मा के मालिक का भी नाम लीजिए। ये पार्टियां माने या ना माने, जो हालात उत्तर प्रदेश के 2017 से पहले थे वो आज तस्वीर बदली है कि नहीं बदली है? निश्चित बात है। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर जो सरकार ने काम किया है, एंटी रोमियो स्क्वाड पर काम किया है, महिलाओं के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत हुई थी नवरात्र में, तो क्या उत्तर प्रदेश में योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो तस्वीर पहले देखने को मिलती थी, समाजवादी पार्टी को तो लोग कहते थे गुंडा राज चल रहा है, लेकिन आज वो तस्वीर किस हद तक बदल गई है बताइए? देखिए, तस्वीर बदली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ में सिक्के का सुन लीजिए पहले, एक मिनट सुची जी, मैं आपके समय नहीं बोला, मैं विनम्र पूर्वक आपको बोलता हूं। देखिए, ऐसा है कि किसी ने किसी को जताने की कोशिश नहीं करी कि राम राज्य आ गया। वो सफर लंबा है अभी, लेकिन ये बात निश्चित है, अपनी जगह दुरुस्त है कि यहां पर तस्वीर बदली है। जितने दुर्दांत अपराधी हैं उनके अंदर खौफ है। मनोज सिंह का क्लोजिंग कमेंट, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। सबसे महिलाओं के खिलाफ 54% अपराध बढ़े हैं। आचार्य जी, क्लोजिंग कमेंट आपका।
चोरी डकैती माफिया राज है, जेलों में घुस घुस के हत्या हो रही है। ये तस्वीर बदली है। 8-8 पुलिस वालों की हत्या बिकरू के अंदर हुई, ये तस्वीर बदली है। कमलेश तिवारी की जिंदाड़े हत्या, ये तस्वीर बदली है। घर में जब साधुओं की निर्मम हत्या हुई थी, सूची विश्वास, क्लोजिंग कमेंट। अगर ये राम राज्य, देखिए उत्तर प्रदेश राम राज्य किसने बोला? बदल गई है, क्योंकि जितने भी चोर उचक्के डकैत राहगीर और उन सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है, तो चौकी और थाने तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय हो गए हैं। अब तो जितनी भी ठेका पट्टा खनन वसूली हो रही है वो भाजपा के संरक्षण में। चलिए उस पर कार्रवाई की जा रही है। अशोक पांडे, क्लोजिंग कमेंट आपका। अशोक पांडे जी, क्लोजिंग कमेंट। उत्तर प्रदेश में राज बैठे थी, लोग हर्षित भय गए, अब शोका। उत्तर प्रदेश शोक मुक्त हो गया है। आज मुख्तार अंसारी जैसा अपराधी व्हील चेयर पर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि जिस पार्टी, जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझ लो उसमें बैठा गुंडा, आज ये खत्म हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का शुक्रिया। 2022 में ब्राह्मण किसका उद्धार करेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर इतिहास ब्राह्मणों का देखा जाए तो तीसरा बड़ा वर्ग माना जाता है, शिक्षित काफी माना जाता है। ब्राह्मण ऐसा वर्ग है जो रोजगार और सुधार और साथ ही अगर विकास की बात की जाए तो इन मुद्दों पर ब्राह्मण वोट करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब कांग्रेस का हार्डकोर वोटर ब्राह्मण माना जाता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जो कांग्रेस की स्थिति देखने को मिल रही है, क्या इसी वजह से जतिन प्रसाद ने वो ट्वीट किया है और ब्राह्मण बोर्ड के गठन की मांग की है? ये बड़ा अहम सवाल यहां पर खड़ा होता है। इसी के साथ आज कंचन का अभियान में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी अहम मुद्दे के साथ। देखते रहिए न्यूज़1 इंडिया।